Welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. देखिए अभी हमारा लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर. ठीक है, और क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर. टॉपिक हमारा है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर. मैं ये टॉपिक को आपको बहुत स्लोली करवा रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि 4 मार्क्स पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, कि जैसे √2 इरेशनल पर आपको शो करना है, या आपको जैसे √3 इरेशनल आपको इरेशनल √3 आपको शो करना है. देन फिर अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं तो प्रूफ डेट √5 इज इरेशनल, या प्रूफ डेट यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी इस तरीके के क्वेश्चन फिर हमारे 4 मार्क्स पे आपको ये प्रूफ करने होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज आपको स्लोली करवा रही हूँ. 2 वीडियो में हमने कवर किए ये एक्सरसाइज. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था √2 को इरेशनल हम कैसे शो करते हैं, और काफी डिटेल में हमने वहां पर इरेशनल नंबर को समझा भी था स्टूडेंट. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाली थ्योरम. एग्जाम्पल 9 है. और नाउ एंड स्टूडेंट ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ओल्ड बुक से करवा रही हूँ. ठीक है, ये आपका पुराना एडिशन है ओल्ड बुक का. बाकी जो रैशनलाइज आपकी न्यू बुक आई है, ठीक है, तो न्यू बुक वाले बच्चे आप अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 है, बट जो ओल्ड बुक वाले बच्चे हैं उनके में एक्सरसाइज 1.3 है ये. ठीक है, न्यू बुक वालों में एक्सरसाइज 1.2 होगा, तो आप ये मैच कर लीजिएगा अपना. तो मेरे पास ओल्ड बुक है, तो ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर है. ठीक है, तो इससे पहले हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रूफ डेट √3 इरेशनल नंबर. अब हमें √3 को इरेशनल दिखाना है स्टूडेंट. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में √2 के लिए बताया था, हमेशा जब कभी भी रूट के अंदर आपका कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसके लिए हम हमेशा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, कभी भी अगर आपका अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपका है तो उसको रैशनल शो करने के लिए हमें हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है. और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, आप किसी भी स्टेटमेंट को सही लेते हुए देन अपना प्रोसीजर करके और लास्ट में उस स्टेटमेंट को हम गलत प्रूफ करते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है. तो इस तरीके का कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमारे रूट के अंदर है तो हमें हमेशा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना होगा स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट. अब देखिए हमने जैसे √3 के लिए लिया था, तो मेरा जैसे हम √2 के लिए मैंने लिया था, तो वैसे ही मैं अब आपको एग्जाम्पल नंबर 9 है ये. हमें शो करना है कि √3 क्या है, √3 इज इरेशनल नंबर. ठीक है, √3 इज इरेशनल नंबर. तो यहाँ पर यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, और ये मेथड हमारा क्या होता है, हम किसी भी एजम्पशन को यहाँ पर राइट लेंगे, राइट यहाँ पर एज्यूम करेंगे, देन प्रोसीड करते हुए उसको हम रॉन्ग प्रूफ करते हैं. ठीक है, और ये रॉन्ग हो जाएगा तो मतलब पहले हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि ये अगर इरेशनल अगर हमें लाना है तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम इसको लेट कर लेंगे कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, और फिर हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को. लास्ट में प्रूफ हो जाएगा कि जो √3 है वो रैशनल नहीं है. ठीक है, लास्ट में वो चीज रॉन्ग आ जाएगी, रैशनल नहीं है, तो √3 क्या निकल आएगा, इरेशनल. तो अब देखते हैं, चलिए देखिए. तो हम सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं कि मैंने एज्यूम कर लिया लेट √3 इज रैशनल नंबर. मैं मान के चल रही हूँ स्टूडेंट कि √3 यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है. अब अगर √3 रैशनल नंबर है तो √3 को हम यहाँ पर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, आपको पता है कि रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. ये तो आपको पता है. ठीक है, तो ये अगर है. अब देखिए स्टूडेंट, कुछ बुक में या तो आपको 2 तरीके से आप लिख सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि P/Q हमारा क्या है, इंटीजर है, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. ये हमें पता है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर.
ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो अगर हम ये रैशनल नंबर ले रहे हैं तो डेट मीन्स P अपॉन Q क्या है हमारा, इंटीजर है। इंटीजर है तो अगर आप देते हैं ऐसे इंटीजर, अगर हम इनको एज्यूम करते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर है, जैसे आपने देखा लेट 25 मैंने ले लिया और दूसरा मैंने 50 ले लिया। अब आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो 25 का आपको मिलेगा 5 इंटू 5 और 50 का आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट। तो ये आपको मिलता है। अब ये कॉमन फैक्टर जब मैं यहाँ से हटा देती हूँ स्टूडेंट, तो बचे हुए जो नंबर यानी कि 5 अपॉन 10 रह गया, 5 अपॉन 10, इसको भी आप जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसका भी जब आप कॉमन फैक्टर किए 5 से ये 5 भी कैंसिल, तो लास्ट में क्या बच रहा है आपका 1 अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 2 यानी कि ये क्या निकल के आ जाते हैं, को प्राइम नंबर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए जैसे हमें बुक में दिया हुआ है कि हमने एज्यूम किया टू द कॉन्ट्रेरी, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा रहे हैं, तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल है, इसका मतलब दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b, यानी कि हम √3 को a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, और a अपॉन b क्या है, अगर ये रैशनल नंबर हम मान रहे हैं √3 को, डेट मीन्स तो a अपॉन b क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि आप किसी भी इंटीजर नंबर को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a और b हमारे सभी इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब अगर हम मान लेते हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था ना, लेट मेरा a अगर 25 है, b अगर मेरा 50 है, अगर इनके पास कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा भी, तो जब आप उन कॉमन फैक्टर्स को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो लास्ट आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये को प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, यानी कि जिनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा। ये बातें हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी होती हैं स्टूडेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा को प्राइम नंबर्स की होगी। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, जब किसी भी फ्रैक्शन को आप क्या होता है उसको जब मतलब आप उसके बाद उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे 25 अपॉन 50 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 1 अपॉन 2 हो गई। तो ये 1 अपॉन 2 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी कि इनके पास 1 के अलावा और कोई फैक्टर अब होगा ही नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब कुछ बुक में आपको डायरेक्ट P अपॉन Q को प्राइम बोला जाएगा, कुछ बुक्स में आपको पहले इनको इंटीजर बोला जाएगा। ठीक है, इंटीजर के बाद हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, इंटीजर है, कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गए तो लास्ट में रह क्या जाएगा, को प्राइम नंबर्स ही रह जाते हैं। ठीक है, अगर हम P अपॉन Q को सिंपलेस्ट फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर है। आई होप आपको ये बात मेरी यहाँ पर समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर दिया जा रहा है तो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b, तो a अपॉन b इंटीजर है जहां b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर रैशनल नंबर हम लेते हैं तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा। सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन b, अगर हम मान लेते हैं कि a अपॉन b के पास कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, जैसे ये, ठीक है, ये 25 अपॉन 50 के पास कॉमन फैक्टर थे किसके अलावा, 1 के अलावा, ये देखिए 5 थे ना, तो वही हम यहाँ स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम, राइट स्टूडेंट। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि इनको अगर हम कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट में जो भी नंबर बचता है वो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है, उसके आगे तो आप फिर सॉल्व कर नहीं सकते। 1 और 2 किसी नंबर से कटेंगे नहीं, कॉमन कोई नहीं है इनमें 1 के अलावा इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और जैसे अगर मैं और थोड़ा समझाऊं यहाँ पर, लेट मैं ले लेती हूँ, लेट हम एग्जाम्पल 3 अपॉन 9 का ले लिया, जैसे मैंने a अपॉन b, अगर ये हमारे माना रैशनल नंबर है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 1 हो गया, 3 का तो 3 इंटू 1 फैक्टर हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। अब अगर मैं देखिए a अपॉन b, अगर हमारे इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं और इनमें अगर कुछ कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, बिल्कुल है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अगर हम इनको कैंसिल कर लेते हैं तो उसके अलावा जो बाकी नंबर रह जाते हैं, बाकी क्या रह गया स्टूडेंट, 1 अपॉन 3,
बन गई ना इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 आ गई। तो ये 1/3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, यानी कि 1 और 3 ऐसा को प्राइम नंबर हो जाएंगे जिनका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही इसका कहने का मतलब है। तो 1/1, क्या हो गए, को प्राइम नंबर। ठीक है, और 3/9 क्या है, इंटीजर नंबर। ठीक है, यानी कि जब कोई भी दो इंटीजर नंबर पे कॉमन फैक्टर होता है और उन कॉमन फैक्टर को जब हम कैंसिल करते हैं तो बचे हुए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। वही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो सपोज ए एंड बी है, इनका लेट हम ले रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा। तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं या कैंसिल आउट करते हैं तो एज्यूम कर लेंगे तो बचे हुए जो नंबर हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर को प्राइम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, P/Q कॉमन फैक्टर के बाद जब मैंने इनको कैंसिल आउट किया तो A/, क्या हो गया, √3 किसके इक्वल आ गया, A/B। ठीक है, A/B क्या हो गया, जब कैंसिल आउट करने के बाद जो फ्रैक्शन बची ये देखिए, यानी कि P/Q 3/9 था, बट A/B कौन बन गया, 1/3 बन गया। ठीक है, तो अब ये A/B क्या हो गए, A एंड B आर को प्राइम नंबर and have 1 as a common factor। बस 1 के अलावा और इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि A/B एक को प्राइम नंबर है दोनों, यानी कि इनके पास 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और इसी एजम्पशन को अब हमें अपना रॉन्ग प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करते हैं, √3 नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, b को इसके पास ले आते हैं तो ये हो गया √3, b इक्वल्स टू a। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें स्क्वायर वाली थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, स्क्वायर वाली थ्योरम ये वाली है हमारी ओल्ड बुक में जो दिया है, थ्योरम 1.3 जो है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि हमें इस थ्योरम का यूज करना है तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया, यानी कि देयर इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। कहने का मतलब तो 3 को हमने यहाँ भेज दिया। अब देखिए 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ये हमें पता है। ठीक है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है ना, देखिए स्टेटमेंट क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि 3 इस a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको लिख लेते हैं 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो देयर इम्प्लाइज। ठीक है स्टूडेंट, अब वापस थ्योरम पे आ जाइए। देखिए इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, तो इसी को, इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर p का काम 3 कर रहा है, इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर तो देयर इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स a। और इस स्टेटमेंट को अभी हमें कॉन्ट्राडिक्ट लगाने के लिए ये इसका अभी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पर ये हमारा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो यहाँ तक हम ले आए कि 3 डिवाइड कर रहा है a को भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जब अगर 3 डिवाइड करता है a को तो इसका आंसर भी कुछ हमें मिलेगा। लेट वो आंसर हमें क्या मिल रहा है, वो आंसर हमें c मिल रहा है। ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट को उठाया कि 3 डिवाइड a कर रहा है, अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो उसका कुछ आंसर होगा, तो वो आंसर हमारा लेट कर लेते हैं c। क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल के थ्रू सब चीजें यहाँ पर हम प्रोसीड कर रहे हैं ना, वेरिएबल से हम चल रहे हैं, तो इसलिए भी हमें वेरिएबल में लेना होगा। तो यहाँ से फिर क्या इम्प्लाइज हो जाता है, a इक्वल्स टू क्या हो गया, 3c हो गया स्टूडेंट। a 3c हो गया तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 9c का स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9c का स्क्वायर। और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये पूरी इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 ले लिया। यहाँ पर हम a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह क्या रख लेंगे, 9c का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो
तो 3 से ये कैंसिल एंड वी गेट कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहां से भी क्या इम्प्लाइज हो जाता है कि b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। यस, यही हमें लाना था। ठीक है, देखिए 3 ने a स्क्वायर को भी डिवाइड किया और 3 के रिस्पेक्ट में हमने v स्क्वायर को भी लाना है। ठीक है, तो बस ये एक तरीका है जो आपको हर क्वेश्चन में सेम तरीके से अप्लाई करना है। तो ये अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो वापस थ्योरम पे आ जाते हैं, जैसे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। वापस थ्योरम पे आ जाते हैं, जैसे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर था, हमने इम्प्लाइज किया 3 डिवाइड से, हमने थ्योरम लगाई। लिख लेते हैं इसमें थ्योरम, ओल्ड बुक में ये है 1.3 थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 1.3 से हम ये चीज बोल रहे हैं स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अब यहां से क्या हो गया, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो देयर इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b, देयर इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b। ठीक है, बस। और ये दूसरा हमें स्टेटमेंट ये मिल गया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। 2 हमारे, तो इनको हमने हाईलाइट कर दिया स्टूडेंट, यानी कि हमने शो कर दिया कि 3 डिवाइड कर रहा है a को भी और 3 डिवाइड कर रहा है b को भी। ठीक है, और जबकि हमने एज्यूम क्या किया था कि a और b के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने शो क्या कर दिया कि a और b दोनों के पास 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 इनका एक फैक्टर है दोनों का। बट हमने एज्यूम किया था कि 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है, हमने इनको कोप्राइम नंबर एज्यूम किया था, राइट। तो यानी कि क्या हो गया, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया हमने। बट यहाँ जो प्रूफ हो क्या आया, वो क्या आया कि 3 एक कॉमन फैक्टर है इनके पास। ठीक है, तो बस यही अब हम यहाँ पर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देयरफॉर इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर A and B have at least one common factor 3, यानी कि इनके पास कॉमन फैक्टर 3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, but this contradicts the fact that A and B are co-prime, ठीक है। तो फाइनल यानी कि ये कॉमन फैक्टर 3 आ गया 1 के अलावा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A एंड B को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये चीज गलत हो गई। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that root 3 is rational. We conclude that root 3 is irrational. ठीक है, जब हमारे कोप्राइम नंबर का स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो इसका मतलब ए और बी रैशनल भी नहीं है, रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, हमारे इरेशनल नंबर है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे स्टूडेंट। मैंने रूट 2 रूट 3 दोनों के लिए आपको डिटेल में समझाया है क्वेश्चन। ऐसे ही सेम आपका एक्सरसाइज के अंदर आता है कि आपको रूट 5 को रैशनल शो करना है। बिल्कुल सेम है स्टेटमेंट, सब कुछ सेम है, बस रूट 3 की जगह आप रूट 5 लेते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना है उसके लिए भी। तो आई होप
आप कर लेंगे। तो बाकी 2 मिनट मैं इसको फटाफट से एक बार मैं और समझा देती हूँ। हमें शो करना था कि √3 इरेशनल नंबर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप किस तरह क्वेश्चन मिल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इनको आप प्रिपेयर करके चलिएगा। तो हमें शो करना था √3 इरेशनल, तो हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाया। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर हम किसी भी एजम्पशन को राइट लेते हैं और अपने प्रोसीजर करते हुए उसको लास्ट में रॉन्ग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, हमने ले लिया कि इरेशनल नहीं है, √3 रैशनल है, ठीक है। तो रैशनल है तो इसका मतलब √3 को हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां Q डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो और आपको ये पता है कि ये सभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। थोड़ा सा अगर शॉर्ट आप चलते हैं तो आपको लिख देना होगा कि P and Q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर जब अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर होगा तो इसका मतलब वो कोप्राइम नंबर होगा, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट नहीं है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल समझा दिया, अगर जैसे 25/50 है, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1/2, ठीक है। 1/2 इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, बट अभी ये इंटीजर की फॉर्म में है, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो वो नंबर कोप्राइम हो जाते हैं, क्योंकि फिर इनके पास 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। बट यहाँ पर ये क्या इंटीजर है, इनके पास अभी कॉमन फैक्टर भी हैं, जिनको हमने कैंसिल वगैरह, अगर डिवाइड वगैरह करते हो, आप कैंसिल करते हो तो आपके पास 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है, और ये क्या होती है, कोप्राइम, ठीक है। तो P/Q क्या है, अभी इंटीजर की फॉर्म में है, और क्योंकि ये रैशनल नंबर हमने लिया है तो रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। अब जब हमने कैंसिल आउट किया इनको, ठीक है, कॉमन फैक्टर वगैरह इसकी कैंसिल आउट किया, तो ये A/B आ गया, और A/B क्या है, कोप्राइम नंबर है। ये A/B हमारे कोप्राइम नंबर है, ठीक है। A/B इसका मतलब 1/2, ऐसे समझ जाइए। P/Q का मतलब 25/50 वाला पार्ट, और A/B का मतलब है 1/2। तो ये हमारे कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि A/B कोप्राइम है, इसका मतलब 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। अब √3 B इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारा A हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये करने से हमारा आया 3B² इक्वल्स टू A², अंडर √3 का स्क्वायर 3 होगा, B² इक्वल्स टू A²। तो देयर इम्प्लाइज क्या करेगा कि B² इक्वल्स टू A²/3 करेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर पूरा बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि 3 क्या कर रहा है, A² को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख लेंगे 3 डिवाइड्स A²। थ्योरम का यूज करते हुए अगर 3 डिवाइड करता है A² को, तो 3 डिवाइड करेगा A को। और डिटेल में समझना है स्टूडेंट, मेरा इससे पहले वाला वीडियो जहाँ पर मैंने थ्योरम एक्सप्लेन किए, तो प्लीज आप उसको यहाँ एक बार वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइड्स A², 3 डिवाइड्स A होगा। ये हमारा एक मेन स्टेटमेंट आ गया, इसको थोड़ा सा हमने हाईलाइट कर लिया। नाउ अब अगर 3 डिवाइड A करता है, यानी कि ये चीज होती है, तो कुछ तो हमारा आउटपुट होगा C, और हमारा आंसर होगा, हमने लेट कर लिया C है आंसर। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने यहाँ पर C लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से A क्या हो गया, देयर इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 3C। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A² इक्वल्स टू 9C²। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर A² की वैल्यू पुट करनी थी, इसको मैंने इक्वेशन 1 एज्यूम किया। तो A² मेरा आ गया 9C²। बस यही पैटर्न आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा स्टूडेंट। सेम जिस तरीके के जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में ये सेम आपका मेथड अप्लाई होना है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। अब वापस इस A² की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमें कुछ इस तरीके का मिला। तो ये मिला हमें कट, यहाँ कैंसिल आउट हो गया 3 से 9, तो ये मिला B² इक्वल्स टू 3C²। तो यहाँ से C² कितना हो गया, B²/3। और हम क्या शो कर रहे हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है B² को। तो अगेन थ्योरम लगाई, अगर 3 डिवाइड करता है B² को, तो 3 डिवाइड करेगा B को भी स्टूडेंट, ठीक है। तो बस ये 2 मेन स्टेटमेंट आ गए हमारे। 3 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इस A को भी डिवाइड कर रहा है और इस B को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस A और B के पास 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। या इसका तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये कोप्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 भी इनका एक फैक्टर बन के आ चुका है अभी। तो ये कोप्राइम नहीं है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है।
तो इसका मतलब इरेशनल भी नहीं है, P अपॉन Q रैशनल भी नहीं है। रैशनल के अंदर स्टूडेंट कोप्राइम नंबर भी आते हैं, अगर कोप्राइम नहीं है रैशनल नहीं है नंबर, ठीक है, और रैशनल नहीं है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumptions that √3 is rational. So we conclude that तो √3 क्या हो गया, irrational. अगर हमारा एजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है तो √3 हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है स्टूडेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब √5 वाला पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।